देखिए एक्सरसाइज 5 सुमित्रा नंदन पंत क्या कह रहे हैं पाठ में? भारत माता नाम है पाठ का। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सायांचल गंगा जमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी भारत माता ग्रामवासिनी। कवि पंत जी भारतीय ग्रामीणों की दुर्दशा का चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भारत की जो आत्मा है गांवों में निवास करती है। ये ऑब्जेक्टिव बनकर के आता है कि भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? गांवों में निवास करता है। भारत की जो आत्मा है वो गांवों में निवास करती है, जहां खेत सदा हरे भरे रहते हैं, किंतु वहां के निवासी शोषण की चक्की में पीसकर कलंक दिखाई पड़ते हैं। गंगा जमुना के जल की उनकी व्यथा के प्रतीक हैं। भोले भाले किसान अपनी दयनीय दशा के कारण अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे हैं और उदास हैं। क्या कह रहे हैं पंत जी कि ये लग रहा है कि एकदम रो रहे हैं, जो कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, लेकिन शोषण की चक्की में, अंग्रेजों की शोषण की चक्की में पिस करके वो अपना काम भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। दैन्य जड़ित या पलक नत चितवन अधरो में चिर नीरव रोदन युग युग के तम से विषस्न मन अपने घर में प्रवासिनी 30 कोटि संतान नग्न तन। कह रहे हैं, देखिए कह रहे इसमें कि इनके अधरों में लग रहा है कि जकड़ा हुआ है, इनको सब कुछ जकड़ लिया है। लग रहा है कि इनको सब कुछ जकड़ लिया है। युग युग से तम में विसर्ण स्मरण अपने घर में प्रवासिनी 30 कोटि संतान नग्न तन अर्ध क्षुधित शोषित निशस्त्र जन मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरुतल निवासिनी। क्या कह रहे हैं देखो, कविवर पंत जी भारत के उन कमर्थ सपूतों किसानों की दयनीय दशा, दुख पूर्ण जीवन की करुणा की कहानी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जमींदारों एवं सूदखोर साहूकारों के शोषण ने इन्हें अति दीन चेतना शून्य बना दिया। अपनी विवशता तथा मजबूरी के कारण अपने ऊपर हो रहे अन्याय को सिर झुकाए अपलक देखने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, वे अपनी आंतरिक पीड़ा या विवशता अंदर ही अंदर सहन करने को मजबूर हैं। सदियों की त्रासदी ने उनके जीवन को विषादमय बना दिया। वे अपने घर अर्थात देश में अनधिकृत अर्थात अपने अधिकार से वंचित थे। अंग्रेजी शासन की क्रूरता एवं शोषण के कारण भारत माता के 30 करोड़ संतान अर्धनग्न तथा अर्ध पेट खाकर जीवन व्यतीत करने को विवश हैं। इनमें प्रतिकार या विरोध करने की शक्ति नहीं है। वे मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित, दीनहीन पेड़ के नीचे गर्मी, बरसात, जाड़ा कष्ट सहन करते हैं। तात्पर्य यह है कि ग्रामीणों की स्थिति अति दयनीय है। वे हर प्रकार से उपेक्षित, पीड़ित, शोषित और तिरस्कृत हैं। क्या कहना चाहते हैं कविवर? कह रहे हैं कि ये जो भारत के लोग हैं ये पूरा तरह से जमींदारों और साहूकारों के शोषण के शिकार हैं। ये कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। ये अति दीन, चेतना शून्य और विवस्था में मजबूरी के कारण अपने ऊपर हो रहे अन्याय को क्या कर रहे हैं? सिर झुकाए देखने के लिए क्या है? मजबूर है। कह रहे हैं ना कि अधरों में चिर नीरव रोदन युग युग के से तम विशेषण मन अपने घर में प्रवासिनी, और अपने ही घर में लगता है कि प्रवासी बन करके रह रहे हैं। उनके शोषण से, अंग्रेजों के शोषण से, जमींदारों के शोषण से भारत का 30 कोटि 30 करोड़ जो है संतान नग्न तन आधा पेट खा करके अशिक्षित की भांति पेड़ के नीचे सो करके जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित
धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन या कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सरतेंदु हासिनी। कवि पंत जी कहते हैं कि जिनकी पक्की फसल सोने के समान दिखाई पड़ती है, पराधीनता के कारण वे शोषण का शिकार हैं, अर्थात वो परम सुखापेक्षी हैं। वे हर अपमान, शोषण, अत्याचार आदि को सहन करते हुए धरती के समान सहनशील बने हुए हैं, अर्थात उनके जुल्मों का विरोध न करके चुपचाप सहन कर लेते हैं, कोई प्रतिकार नहीं करते। वे क्रूर शासन से इतने भयभीत हैं कि वे खुलकर रो भी नहीं सकते। देशवासियों की ऐसी दुर्दशा और व्यवस्था देखकर कभी विषाद से भर जाता है। जिस देश के वीरों की गाथा संसार में शरद पूर्णिमा की चांदनी के समान चमकती थी, वो आपसी वैषमय के कारण राहु ग्रसित अर्थात ग्रहण लगा अंधकारमय है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रधानता के कारण वे लोग बिल्कुल कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, चुप हैं। यह वही देश है जहाँ के वीरों की गाथा हर कोई सुनाता है, लेकिन अपने में विस्मय हो गया है, अपने में द्वेष के कारण लगता है कि राहु ग्रसित हो गया है इनके जो सुख है, और ये अंधकारमय हो गया है जीवन पूरा। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, निमित नयन नभ वाष्पाक्षेदित, आनन श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। सफल आज उनका तप संयम, पिलाय हिंसा सतन्य शुभो सुधोपम, हरती जन मन भय भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। इसमें कवि जी कहते हैं कि अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण से लोग उदास एवं निराश और हताश हैं, यानी कि वातावरण में घोर निराशा छाई हुई है। देशवासियों की ऐसी मन स्थिति पर कवि आश्चर्य प्रकट करते हुए कहता है कि जिसके मुख की शोभा की उपमा चंद्रमा से दी जाती थी, फिर जहां से गीता प्रेरणादायी ग्रंथ की रचना हुई, उस देश के लोग अज्ञानता और मूढ़ता के परधीन हैं। अतः लेखक के कहने का तात्पर्य है कि स्वार्थ के कारण ही लोग शोषित और अपमानित और पीड़ित हैं, उन्हें अपने आप की पहचान नहीं है। कवि लोगों को गीता में दिए हुए उपदेशों को स्मरण करते हुए कहा है कि भारत माता को बंधन मुक्त कराने की सलाह भी देता है। कवि गांधी के प्रयास की सफलता पर आशा प्रकट करते हुए कहता है कि अहिंसा जैसे महान मंत्र का संदेश देकर लोगों के मन का भय, अज्ञान और भ्रम का हरण कर भारत माता की स्वतंत्रता प्राप्ति का संदेश दिया। वो कवि कह रहे हैं इसमें कि हम लोगों का देश में गीता जैसा उपदेश दिया गया, लेकिन हम लोग गीता के अब नाम इसलिए कहे हैं कि कृष्ण गीता में क्या कहे थे कि अगर तुम पे कोई अत्याचार करता है तो उतना ही सहो जितना सह सकते हो, लेकिन अगर तुमसे सहन नहीं हो रहा है तो उठाओ अस्त्र और उस अत्याचार को खत्म करने वाले, उत्पन्न करने वाले को मारो, भगाओ। यही तो कहना चाहते थे कृष्ण भी, तो यही लेखक भी कहना चाहते हैं कि लोगों से कहना चाहते हैं कि आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों होता है जो कि हम लोग गीता जैसा ग्रंथ रखते हैं। हाँ, गांधी के भी प्रयास को बहुत सफल कहते हैं कि नहीं, एक आदमी आया, अहिंसा का मंत्र दिया और स्वतंत्रता प्राप्ति का संदेश दिया, ये बहुत अच्छा है। लोगों का इससे थोड़ा सा भय खत्म हुआ और मन में अज्ञानता और भ्रम भी खत्म हो गया। चलिए, ये सब था पाठ। अब देखते हैं पाठ के प्रश्न और इसके उत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? विदेशी सरकार के हर जुल्म, अन्याय, शोषण को भारतीयों को हर हाल में चुपचाप सहन करना पड़ रहा है। देश की संप्रभुता नष्ट होने के कारण सारे साधनों पर अंग्रेजों का अधिकार है। भारतीय अंग्रेजों के मर्जी के से ही किसी साधन का उपयोग कर सकते हैं अथवा नहीं। अपनी दीनता में जकड़े होने के कारण, झुकी हुई नजरों वाली, हमेशा खीन मन रहने के कारण भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी की तरह बनी हुई है। ऐसा होता है, आप मान लीजिए कहीं जाते हैं और वहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगता है, तब चुपचाप उदास बैठे रहते हैं दिन भर, तो लगता है कि प्रवासी जैसा है। भारत माता वैसे ही प्रवासिनी बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि यहाँ के अंग्रेजों का मर्जी चलता है, अंग्रेजों की मर्जी से ही कुछ उठाना है, अंग्रेजों की मर्जी से ही कुछ भी यूज करना है, कोई भी साधन।
तो जब दूसरे का मर्जी है, अपने ही घर में दूसरे का मर्जी चले, तो इसका मतलब हम प्रवासी ही जैसा तो रह रहे हैं। तो यही कारण है कि ये कहते हैं कि भारत माता अपने ही घर में क्या बनी हुई है, प्रवासिनी बनी हुई हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? तो पढ़े ही हैं कि दयनीय खींचता है, अर्धनग्न खींचता है, भर देह भोजन नहीं मिलता है, भर देह कपड़ा नहीं मिलता है, भर पेट भोजन नहीं मिलता है, वैसा ही खींचता है। तो कविता में कवि ने भारतवासियों का दयनीय और धुंधला, मटमैला, विषादमय चित्र प्रस्तुत करता है। कवि का ऐसी जर्जर दशा पर भ्रम हो गया है, क्या यह देश हमारा वही देश भारत है जो अतीत में सभ्य, सुसंस्कृत, ज्ञानी और वैभवशाली रहा है? आज उसी देश का वासी शोषण की चक्की में पिसता हुआ भर पेट भोजन और भर दें वस्त्र के लिए ललायित है। अतः कवि ने भारतवासियों की पराधीनता कालीन स्थिति का बड़ा ही विषादमय और करुणक जीवन का चित्र उकेरा है। मतलब कवि भारतवासियों का एक अजीब चित्र प्रस्तुत किया है कि ऐसा भारतवासी है ये नहीं है जैसा होना चाहिए। उस देश का वही देश का भर पेट भोजन भी नहीं मिलता है, भर दे वस्त्र के लिए ललायित है। कवि वासियों का पराधीन गुलाम वाला चित्र उकेरा है कि गुलाम है। देखो ये भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? भारत माता के स्वरूप में ग्राम्य शोभा की झलक दिखाई देती है। मुख पर चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश स्वरूप हंसी फैली रहती है, लेकिन पराधीन होने के कारण अब वह हंसी फीकी पड़ गई है। भारत माता उदास लग रही हैं। ऐसा लगता है कि चंद्रमा को राहु ने ग्रसित कर लिया है। अंग्रेजी शासन ने भारत को खोखला कर दिया है, यहाँ की जनता को दुखी बना दिया है और भारत माता की अस्मिता को धूमिल कर दिया है। इसीलिए कवि ने कहा है कि भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित दिखाई दे पड़ रहा है। मतलब क्या है कि इतना यहाँ पे शोषण है कि हंसी ही गायब है। जब हंसी ही गायब है तो भारत माता उदास लग रही हैं। लगता है कि चंद्रमा को किसने ग्रसित कर लिया है? राहु ने ग्रसित कर लिया है। अंग्रेजी शासन ने भारत को खोखला कर दिया है, जनता को दुखी बना दिया है और भारत माता की अस्मिता को धूमिल कर दिया है। इसीलिए कवि ने कहा है कि भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित है, कि यहाँ पे लगता है कि राहु ने इसे ग्रसित कर लिया है। अगला प्रश्न आता है कि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? एक होता है जो जानबूझ के गलती करता है और एक होता है जो अनजाने में गलती करता है। ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? क्योंकि ज्ञान मूढ़ इसलिए कहता है कि भारत में गीता जैसा अज्ञानता को दूर करने के लिए उपदेश दिया गया और हम लोग सब कुछ जानते हुए भी इन लोगों का गुलामी कर रहे हैं। इसीलिए कहता है, इसीलिए उसको ज्ञान मूढ़ और ज्ञान मूढ़ कहकर भी, गीता प्रकाशिनी कहकर भी ज्ञान मूढ़ कहा जाता है। हाँ बोलो। राहु ग्रहण लगता है तो उसमें राहु और केतु जैसे होते हैं, ये ग्रह है एगो, ये जा करके कुछ न कुछ प्रॉब्लम करते हैं, उसी को कहा जाता है राहु ग्रसित। राहु कोई नाम है जो कि नेगेटिव चीज के लिए कर दिया जाता है। जैसे नहीं कहता, ये आदमी कहता है कि तोरा पर कौन ग्रह समा गया है जी कि तुम, तो वो करे के जैसे बोले तो वही कहता है राहु हमको ग्रसित कर लिया है, लगता है कि हमारा सब बुरा समय चल रहा है। राहु केतु एगो दूगो ग्रह हैं, भाई हैं कि दोस्त हैं हमको तो पता नहीं है। ग्रह हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कवि भारत माता अर्थात देशवासियों को ज्ञान मूढ़ इसलिए कहता है क्योंकि अर्जुन की अज्ञानता नष्ट करने के लिए कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा था। स्वयं श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में कहा है कि अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति के स्वार्थी अथवा मोहग्रस्त होता है। मोह क्यों होता है? अज्ञानता के कारण होता है, जो उसे विनाश की ओर ले जाता है। अतः कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि गीता का मर्म जानते हुए भी देशवासी अपने पर हो रहे जुल्म का विरोध नहीं करते। इसीलिए कवि भारत माता को
गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ कहता है। कभी भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ इसलिए कहता है क्योंकि देशवासियों अपने पर हो रहे जुल्म को विरोध नहीं करते हैं। भारत माता गीता प्रकाशनी है, ज्ञान दूर अज्ञानता को दूर करने के लिए गीता जैसा उपदेश दिया गया, लेकिन यहाँ के लोग अपने ऊपर हो रहे जुल्म का विरोध नहीं करते हैं, तो इसी को कहा जाता है पढ़ा लिखा मूर्ख, पढ़ा लिखा मूर्ख। अगला प्रश्न है कि कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप स्वयं सफल क्यों रहा है? आज भारत माता का तप स्वयं सफल हो रहा है। आज भारत के लोगों में तपस्या और संयम का सफल है। भारत माता ने अपने भारतीयों को अहिंसा का स्तन दूध पिलाया है जो अमृत की तरह है। भारत की यह अहिंसा लोगों के मन के डर हर लेती है। अहिंसा इस संसार के अंधकार और भ्रम को दूर कर देती है। अहिंसा के कारण जगत की जननी भारत माता जीवन के विकास करने वाली बन गई है। इन्हीं सभी कारणों से भारत माता का तप संयम सफल हो रहा है। मतलब क्या है कि भारत माता का तप संयम सफल लग रहा है, क्यों? क्योंकि भारत माता के अंदर अहिंसा नामक एक तत्व को उजागर किया जा रहा है कि हिंसा नहीं करना है। इस तरह से एक विकास करने वाली हो गई है कि हिंसा नहीं करेंगे, सह करके भी हम अलग बन जाएंगे। इन्हीं सभी कारणों से भारत माता का तप संयम क्या हो रहा है? सफल हो रहा है। अगला प्रश्न आता है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? तो कविता का प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता की आत्मा कहे जाने वाले ग्रामीण के त्रासदीपूर्ण जीवन का धुंधला और मटमैला चित्र प्रस्तुत करता है। कहता है ना, भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। तो ये पहले तो बताता है कि भारत के लोग गांव में निवास करते हैं, भारत की आत्मा गांव में, और वो गांव के लोग त्रासदीपूर्ण जीवन जीने के लिए व्यतीत हैं। जो लोग धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़े हुए हैं, मिट्टी के मूर्ति के समान अन्याय को क्या कर रहे हैं? सह रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, मौन हैं। अगला है लॉन्ग प्रश्न है, स्वर्ण सत्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। यहाँ पे सस्य होगा। कंदन क्रंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सरतेंदु हासिनी। प्रस्तुत पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित भारत माता शीर्षक पाठ से ली गई है। इसमें कवि ने पूर्वजों के शौर्य पराक्रम का वर्णन करते हुए देशवासियों को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि जिन्होंने अपने आन बान सम्मान के लिए खून की नदियां बहा दी थी, जिस देश की संपन्नता तथा यशोगाथा का विशाल इतिहास है, उस देश के निवासी आपसी संघर्ष के बिना कुछ बोले धरती के समान सरकार के हर जुल्म, हर अन्याय को, शोषण को सहन कर रहे हैं। कवि देशवासियों की ऐसी प्रवृत्ति पर रुष्ट होते हुए कहने लगता है कि परधीनता ने ही इनके स्वाभिमान को नष्ट कर दिया है। जैसे कि शरद पूर्णिमा की चांदनी राहु को ग्रसित होने से अर्थात ग्रहण लगने पर नष्ट हो जाती है, अर्थात ऐसे सूर्य ग्रहण लगने पर भी दिन में भी अंधकार हो जाता है, उसी प्रकार देशवासी पराधीनता के कारण अपनी उज्जवल गाथा को भूल गए और अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि हम लोगों का इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे कुछ बदल गया है। अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग संघर्ष नहीं कर रहे हैं और चुपचाप सब कुछ सहन करते जा रहे हैं। कवि देशवासियों की ऐसी प्रवृत्ति पर रुष्ट होते हुए, गुस्सा करते हुए कहता है कि लगता है कि पराधीनता ने इनके स्वाभिमान को ही नष्ट कर दिया है। जैसे कि शरद पूर्णिमा की चांदनी राहु ग्रसित होने से ग्रहण लगने पर नष्ट हो जाती है, अर्थात जैसे सूर्य ग्रहण लगने से दिन में भी अंधकार हो जाता है, उसी प्रकार देशवासी पराधीनता के कारण अपनी उज्जवल गाथा भूल अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत माता भावार्थ लिखें। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा। चल अंक में आता है। प्रस्तुत पंक्तियां भारत माता शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अब इसका अर्थ लिखना है बस। तो भारत माता ग्रामवासिनी,
भारत माता जो है गांवों में निवास करती हैं। खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल। इनका जो महिमा है, इनका जो फैलाव है पूरा तरह से खेतों में होता है, फील्ड में होता है। और लेकिन इनका जो आंचल है वो शोषण के कारण, अंग्रेजों के शोषण के कारण, जमींदारों के शोषण के कारण धूल से भरा सा मन मैला हो गया है, धूमिल हो गया है। और अगला क्वेश्चन है, पंत रचित भारत माता कविता का सारांश लिखें। पूरा तरह से इसका सारांश लिखना है। तो भारत माता शीर्षक कविता पंत का सर्वश्रेष्ठ प्रगीत है। इसमें तत्कालीन भारत का, प्रतंत्र भारत का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यह प्रगति भावात्मक कम विचारात्मक ज्यादा है। कवि कहता है कि भारत की माता की गांवों में निवास करती हैं। ग्रामवासिनी भारत माता का धूल से भरा हुआ मैला सा श्यामल आंचल खेतों में फैला हुआ है। गंगा जमुना मानो ग्रामवासिनी भारत माता की दो आंखें हैं, जिनमें स्वतंत्रता जनित वेदना से निकला हुआ आंसू जल भरा हुआ है। यह मिट्टी की प्रतिमा से उदास दिखाई पड़ती है। गरीबी ने उसे चेतनाहीन बना दिया है। वह झुकी हुई चितवन न जाने किसे एक टक निहार रही है। उसके अधरों में चिरकाल में निशब्द रोदन का दाग है। युग युग से अंधकार से उसका मन विषादग्रस्त है। वह अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। पंत ने प्रस्तुत प्रगीत भारतवासियों का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। भारतवासियों के तन पर पर्याप्त वस्त्र नहीं है, वे अधनंगे हैं, उन्हें कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता है, वे शोषित और निहत्थे हैं, वे मूर्ख और असभ्य और अशिक्षित और निर्धन हैं, वे विवश और असहाय हैं। ग्लानि और क्षोभ से उनका मस्तक झुका हुआ है। रोना उनकी नियति बन चुका है। उनमें अपूर्व असहनशीलता है। भारत की सारी समृद्धि विदेशियों के पैरों पर पड़ी हुई है, पैरों पर पड़ी हुई है। भारत माता धरती से सहिष्णु है, उनका मन कुंठित है। अब उनके जीवन में हरास के लिए कोई स्थान नहीं है। उनकी भ्रिकुटी पर चिंता रेखाएं साफ साफ देखी जा सकती है। वाष्पाच्छिद होकर आकाश की तरह उसकी आंखें झुकी हुई हैं। उनका आनंद कलंक से पूर्ण चंद्रमा से उपमित किया जा सकता है। गीता प्रकाशनी भारत माता ज्ञान मूढ़ है। आज उनका तप संयम सफल हो गया है। उसने अहिंसा रूपी अमृत के समान अपना दूध पिलाकर भारत के लोगों के मन के भीतर अंधकार और भय को दूर कर दिया है। भारत माता जगजननी और जीवन को नई दिशा देने वाली है। ये पूरे पाठ का सारांश लिखना था इसमें। ये पूरे पाठ का लाइन बाय लाइन अर्थ है। इस तरह से इस पाठ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए।